सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया का मशहूर शहर, जहां गर्मियां लंबे समय तक तपती है और सर्दियां बहुत छोटी होती है। लेकिन 1988 के नवंबर में गर्मी और भी ज़्यादा जानलेवा थी। हालत इतने खराब थे कि ज़्यादातर लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद रखते और एयर कंडीशनर दिन रात चलाते। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये गर्मी से ज़्यादा खराब हालात थे। शहर के गेस्ट हाउस के पड़ोसी पिछले कुछ दिनों से घर के पीछे से आ रही तेज गंदी बदबू की शिकायत कर रहे थे। ये घर एक बुजुर्ग महिला डोरोथिया पुएंते का था। बदबू इतनी भयानक थी कि जिसकी वजह से लोगों को अपने एयर कंडीशनर बंद रखने को मजबूर होना पड़ता, क्योंकि एयर कंडीशनर की वजह से बदबू सीधी उनके घरों में खींच जाती थी। कई पड़ोसियों ने इस बारे में डोरोथिया से बात की। वो हंसते हुए कहती कि ये बदबू सीवेज से आती है, तो कभी वो चूहों को दोष देती जो उसके मुताबिक फर्श के नीचे सड़ रहे थे, या फिर कहती कि ये बदबू मछली के खाद की वजह से है जो वो अपने बगीचे में इस्तेमाल करती थी। पड़ोसी उसे चूने का पाउडर फैलाते हुए या ब्लीच डालते हुए भी देखते थे, जिससे वो बदबू को कम करने की कोशिश करती थी। इस गेस्ट हाउस में रहने वाले लोग और भी बुरे हालत का सामना कर रहे थे। वो अक्सर घर से बाहर निकलने से कतराते, लेकिन वो देखते कि डोरोथिया बार बार अपने लिविंग रूम में एयर फ्रेशनर का छिड़काव करती, फिर भी बदबू वापस आ जाती थी जैसे हवा में जहर घुला हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस शांत मुस्कान और दयालु बर्ताव के पीछे एक ऐसा भयानक सच छिपा था जो सबको हैरान कर देने वाला था। वो बदबू जो गार्डन से आ रही थी, दरअसल उन डरावने अपराधों की निशानी थी जो डोरोथिया पुएंते ने अपने भरोसेमंद गेस्ट के साथ किए थे। आज की कहानी एक नकली पहचान की है। उस वक्त डोरोथिया पुएंते खुद को सैक्रामेंटो में एक आदर्श नागरिक के रूप में पेश करती थी। वो छोटे मोटे नेताओं के साथ पहचान रखती थी और दान पुण्य का काम करती थी। लेकिन जैसे ही गेस्ट हाउस में रहने वालों के अचानक गायब होने की खबरें सामने आई, पुलिस ने उसकी गेस्ट हाउस का दरवाजा खटखटाया। फिर सामने आया एक खौफनाक सच जो उसके गार्डन में दफन था। दोस्तों, स्वागत है आपका गुमशुदा हड्डियां के एक और डरावने और मिस्टीरियस एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक चालबाज औरत ने निरपराध लोगों की हत्या की और उन्हें छुपाने के लिए नए नए जाल बुनती गई। 11 नवंबर 1988 की सुबह सैक्रामेंटो पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेटर जॉन कैब्रेरा को शहर की एक शांत सड़क पर लोकेटेड सफेद रंग के एक गेस्ट हाउस की जांच करने भेजा गया। ये इलाका कभी अमीर लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह हुआ करता था जो कैलिफोर्निया घूमने आया करते थे। लेकिन 1980 के दशक के अंत तक यह जगह बड़े बड़े सुनसान और खिड़कियों पर पट्टियां लगे हवेली नुमा घरों से भर चुका था। जो घर अभी भी बसे हुए थे उन्हें पुराने जमाने के बोर्डिंग हाउस में बदल लिया गया था। ठीक वैसे ही घर जहां जॉन कैब्रेरा और उनकी टीम जांच करने पहुंचे थे। उनकी खोज का मकसद था अल्वारो मोंटायो नाम के एक व्यक्ति को ढूंढना। अल्वारो मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और उनकी गुमशुदगी की शिकायत उनकी सोशल वर्कर ने की थी। इस गुमशुदगी के बारे में सोशल वर्कर का शक सीधे गेस्ट हाउस की देखरेख करने वाली डोरोथिया हेलेन पुएंते पर था। जब कैब्रेरा और उनकी टीम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टी को एक लंबी काली लोहे की फेंस से घेरा हुआ था। घर को क्रिसमस की लाइट से सजाया गया था और खिड़कियों पर फीतेदार पर्दे लटक रहे थे, जिससे घर बाहर से काफी आरामदायक और सजीला लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डोरोथिया हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देती हो। लेकिन कैब्रेरा का अनुभव कहता था कि पहली नजर कभी कभी धोखा भी खा सकती है। बिना किसी झिझक के उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और सामने आई खुद डोरोथिया। कैब्रेरा ने सीधे सीधे उनसे घर के अंदर और बाहर की जांच करने की परमिशन मांगी। बुजुर्ग महिला ने बिना किसी संकोच के उन्हें अंदर आने दिया। घर का इंटीरियर एक बुजुर्ग महिला के घर के जैसा था। छोटे छोटे फूलदान, चीनी मिट्टी की गुड़िया और सजावटी नैपकिन, हर कोना सजावट से भरा हुआ था। फिर भी माहौल शांत लग रहा था। घर का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद कैब्रेरा और उनकी टीम गेस्ट हाउस के पीछे के हिस्से में पहुंचे, जो प्रॉपर्टी के साउथ ईस्ट कोने में था। उनकी इस जांच का अगला कदम इस रहस्यमय घर के और भी गहरे राज खोलने वाला था। घर के पीछे पहुंचते ही टीम ने देखा कि वहां की मिट्टी हाल ही में खोदी गई लग रही थी। बाकी अधिकारी गाड़ी से फावड़े और कुदाली लाने गए ताकि पता लगाया जा सके कि वहां क्या दबा हुआ है। जॉन कैब्रेरा ने खुद एक फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में फावड़े के ब्लेड में कपड़े के टुकड़े और सूखे मांस जैसा कुछ बाहर निकला। जॉन ने खुदाई जारी रखी
जब तक कि उन्हें कुछ ऐसा ना दिखा जो पहली नजर में पेड़ की जड़ जैसा लगा। जॉन गड्ढे में उतरे और उस जड़ को खींचा, लेकिन उन्हें जो मिला वो पेड़ की जड़ नहीं बल्कि इंसानी हड्डी थी। इस खौफनाक खोज ने पूरे पुलिस दल को हिला दिया। इस दौरान हुई हलचल से डोरोथिया भी गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर बगीचे में आ गई। जैसे ही उसने गड्ढे में जाकर वो हड़बड़ाहट में नजर आई। पुलिस ने बताया कि उन्हें इंसानी शरीर के अवशेष मिले हैं। जॉन के अनुसार डोरोथिया ने अपने चेहरे पर हाथ रखकर हैरानी दिखाई, जो किसी नाटक जैसी लग रही थी। टीम ने खुदाई जारी रखी, लेकिन जल्द ही रुक गई जब उन्हें जूते में फंसे एक और पैर का हिस्सा मिला। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि ये अवशेष इंसान के थे। जॉन ने हेयर ऑफिस फोन किया और ये तय हुआ कि खुदाई अगले दिन बेहतर उपकरणों के साथ फिर से शुरू की जाएगी। गेस्ट हाउस को 24 घंटे की निगरानी में रखा गया। उस समय तक डोरोथिया को मुख्य संदिग्ध नहीं माना गया। उसे घर के अंदर ही रखा गया। अगले दिन शनिवार की सुबह सेक्रामेंटो के फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम, मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस के ऑफिसर्स और काउंटी की फॉरेंसिक टीम के साथ भारी उपकरण लेकर गेस्ट हाउस पहुंची। चूंकि पिछले दिन खुदाई का कुछ हिस्सा पूरा हो चुका था, बाकी शरीर को जल्दी ही बाहर निकाला गया। अवशेष एक बुजुर्ग महिला के लग रहे थे, क्योंकि सड़े हुए शरीर के हिस्सों से सफेद बाल अभी भी जुड़े हुए थे। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, लॉस एंजलिस टाइम्स और अन्य अखबारों के रिपोर्टर प्रॉपर्टी के चारों तरफ जमा हो गए। आसपास के पेड़ों पर चढ़कर लड़के और पड़ोसी दूर से पुलिस का काम देख रहे थे। यह बगीचा अब एक मिस्टीरियस क्राइम्स की भयानक कहानी को उजागर करने वाला था। पुलिस की भारी मौजूदगी के कारण इलाके में काफी हलचल मची हुई थी, लेकिन माहौल और भी गंभीर हो गया जब पहली बार ताजे दफनाए गए शव को जमीन से बाहर निकाला गया। दूर से देख रही भीड़, जो अब तक कानाफूसी कर रही थी, एक भयानक खामोशी में डूब गई। डोरोथिया पुएंते, जो 60 के दशक में थी, अब इस कहानी का केंद्र बिंदु बनती जा रही थी। हालांकि वो गेस्ट हाउस में ही मौजूद थी, पत्रकारों ने पहले ही उनकी भूमिका को लेकर शक जाहिर करना शुरू कर दिया, लेकिन जांचकर्ताओं के पास अभी तक उनके और शवों के बीच कोई ठोस सबूत नहीं था। खुदाई के दूसरे दिन डोरोथिया ने जॉन कैब्रेरा से पास के क्लेरियन होटल में एक कप कॉफी पीने के लिए जाने की परमिशन मांगी। जॉन ने उसकी ये मांग मान ली, ये जाने बिना कि ये फैसला कितनी परेशानी खड़ा कर सकता है। डोरोथिया होटल की ओर चली, लेकिन वहां पहुंचने के बजाय टैक्सी स्टैंड से शहर के दूसरी ओर जाने के लिए टैक्सी पकड़ ली। बाद में पता चला कि वो अपने पसंदीदा बार में गई, जहां उसने अंगूर के जूस के साथ 4 ग्लास वोडका पी। इसके बाद वो दूसरी टैक्सी से स्टॉकटन गई, जहां उसने लॉस एंजलिस के लिए बस पकड़ ली। 6 घंटे के इस जर्नी में उसके पर्स में $3000 थे और ऐसा लग रहा था कि वो एक नई जिंदगी शुरू करने की प्लानिंग बना रही थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके गेस्ट हाउस में क्या हो रहा था। इस दौरान टीम ने बगीचे में खुदाई जारी रखी और एक सीमेंट स्लैब के नीचे 3 और शव बरामद किए। चौथा शव फायर यार्ड में बने मंडप के नीचे से निकला। यह तहकीकात जॉन कैब्रेरा के लिए जितनी रोमांचक थी, उतनी ही परेशान करने वाली थी। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई कैसे इन लोगों की हत्या करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन उनकी चिंता का केंद्र जल्द ही बदल गया। 4 घंटे बीत चुके थे और डोरोथिया पुएंते वापस नहीं लौटी थी। पुलिस की एक टीम क्लेरियन होटल भेजी गई, लेकिन वहां पता चला कि डोरोथिया कभी कॉफी पीने के लिए होटल में गई नहीं थी। इस बीच डोरोथिया गेस्ट हाउस से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा चुकी थी, जिससे उसे ढूंढने के लिए एक बड़ा खोज अभियान शुरू हुआ। इस घटना ने जॉन और उनकी टीम को और भी मजबूत बना दिया कि वो डोरोथिया से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बगीचे में दफन शवों के बारे में वो क्या जानती थी। ये कहानी अब सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक मासूम से दिखने वाली बूढ़ी महिला के काले राजों की परत खोलने वाली थी। डोरोथिया के भागने के दौरान गेस्ट हाउस में जांच समाप्त हो गई। टोटल 7 शव मिले, जो सभी बाद में गेस्ट हाउस के पुराने किराएदारों के रूप में पहचाने गए। पहली पीड़िता 78 वर्षीय बेटी पामर थी, जो 14 अक्टूबर 1986 को गेस्ट हाउस में रहने आई थी। जांच में पता चला कि डोरोथिया ने उनकी हत्या के बाद उनका आईडी नकली तरीके से बनवाया। इसके 2 महीने बाद उनके सोशल सिक्योरिटी फंड के चेक का एड्रेस गेस्ट हाउस के एड्रेस में बदल दिया। जांच से यह भी पता चला कि डोरोथिया ने बेटी के डुप्लीकेट सिग्नेचर करके $7000 का चेक कैश किया। बेटी का शव सफेद नाइट गाउन में मिला, लेकिन उसका सिर, हाथ और पैर गायब थे। डोरोथिया ने बड़े ध्यान से उनके शरीर को घर के सामने फुटपाथ के पास सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की मूर्ति के नीचे दफनाया था। बेटी की ऑफिशियल पहचान बाद में हुई,
लेकिन शुरुआती शक उनके ओर इशारा कर रहा था। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में डॉक्सिलामाइन, हैलोपेरिडोल और फ्लोराजिबाम जैसी दवाएं मिली जो पेटी को दी गई थी। दूसरी पीड़िता 78 वर्षीय लियोना कारपेंटर थी। उन्हें दिसंबर 1986 में अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद गेस्ट हाउस में रखा गया। आने वाले महीनों में लियोना सोफे पर लेटी रही और फरवरी 1987 में गायब हो गई। उनका शव वो पहला था जिसे जॉन कैबरेरा और उनकी टीम ने ढूंढा। तीसरे पीड़ित 62 वर्षीय जेम्स गैलेप थे। वो फरवरी 1987 में डोरोथिया के गेस्ट हाउस में रहने आए। दिल का दौरा पड़ने और ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवाने के बाद वो वहां पर आए थे। हालांकि वो डोरोथिया के यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं सके। उनके आने के कुछ समय बाद डोरोथिया ने जेम्स के डॉक्टर को ये जानकारी दी कि वो लॉस एंजलिस चले गए हैं। इसके बाद से जेम्स से कोई संपर्क नहीं हो पाया। उनका शव गेस्ट हाउस के पीछे वाले मंडप के नीचे मिला। उसी साल 2 अक्टूबर 1987 को 61 वर्षीय वेरा फे मार्टिन को डोरोथिया के गेस्ट हाउस में भेजा गया। वेरा अपनी बेटी के साथ हमेशा संपर्क में रहती थी, लेकिन अचानक ये संपर्क बंद हो गया। उनकी गुमशुदगी ने चिंता बढ़ाई, लेकिन सच्चाई अगले साल सामने आई जब गेस्ट हाउस के भयानक राज सामने आए। वेरा का शव घर के पिछवाड़े में एक मेटल के बॉक्स के अंदर दफन किया गया था। जब उनका शव ढूंढा गया, वेरा ने अब भी अपनी घड़ी पहनी हुई थी और हैरानी की बात यह थी कि वो अब भी चल रही थी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में उनके शरीर में फ्लोराजेपाम दवा के अंश पाए गए, जो कि नींद न आने की समस्या के लिए इस्तेमाल होती है। 1987 के अक्टूबर के अंत तक 65 वर्षीय डोरोथी मिलर, जो एक नेटिव अमेरिकन महिला थी, उसे डोरोथिया पुएंते की देखभाल में रखा गया। डोरोथी को आखिरी बार उनकी सोशल वर्कर ने गेस्ट हाउस के सामने बरामदे पर सिगरेट पीते हुए देखा था। डोरोथी एक बुजुर्ग महिला थी जिसे शराब पीने की आदत थी और अक्सर प्यार के बारे में कड़वी कविताएं सुनाती थी। नवंबर के अंत में 1987 में गेस्ट हाउस में एक कारपेट ट्यूनर को कमरे से कीचड़ साफ करने के लिए बुलाया गया। जांच के अनुसार ये डोरोथी का कमरा था। डोरोथी के गायब होने के बाद डोरोथिया ने उनके चेक्स का फ्रॉड करना शुरू कर दिया और इससे लगभग $11,000 कमाए, जो उस वक्त की काफी बड़ी रकम थी। डोरोथी का शव घर के पिछवाड़े में गुलाब की झाड़ियों के पास एक कंक्रीट स्लैब के नीचे मिला। जब उनका शव निकाला गया तो उनके हाथ उनके सीने से डक्ट टेप से बंधे हुए थे। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में उनके शरीर में फ्लोराजेपाम और कार्बाजेपामाइन नामक दवाइयां पाई गई। दूसरे आखिरी पहचाने गए पीड़ित 55 वर्षीय बेंजामिन फिंक थे, जो मार्च 1988 में गेस्ट हाउस में आए। वो शराब के आदी थे और उनकी सेहत कमजोर थी। उनके भाई हर हफ्ते उनसे मिलने आते थे, लेकिन अप्रैल में उनके भाई को बताया गया कि बेंजामिन कहीं चले गए हैं। यह सुनकर उन्हें चिंता हुई। एक दूसरे किराएदार की गवाही के अनुसार बेंजामिन के कमरे से एक तेज भयानक बदबू आती थी, लेकिन डोरोथिया ने इसे घर की पाइपलाइन की दिक्कत बताई। ये बात हैरान कर देने वाली थी जब पता चला कि बेंजामिन फिंक के गायब होने से कुछ दिन ही पहले डोरोथिया ने 12 बैग सीमेंट मंगवाया था। जून 1988 में गेस्ट हाउस के पिछवाड़े में एक पतरे के शेड के दरवाजे के पास एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। बेंजामिन फिंक का शव इस गड्ढे में मिला, जो एक प्लास्टिक के कंबल में लिपटा हुआ था और डक्ट टेप से बांधा गया था। एक दूसरे किराएदार के अनुसार बेंजामिन को आखिरी बार तब देखा गया था जब डोरोथिया ने कहा कि वो उन्हें कमरे में ले गई थी ताकि वो थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। आखिरी पहचाने गए पीड़ित 51 वर्षीय अल्वारो मोंटायो थे, जो सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त थे और अक्सर अपने आप से बातें करते थे। अल्वारो फरवरी 1988 में गेस्ट हाउस में रहने आए और अक्सर डोरोथिया को मामा कहकर बुलाते थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि अल्वारो के आने के 1 महीने के अंदर ही डोरोथिया को उनका लाभार्थी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। गवाहों के अनुसार अगस्त 1988 में एक व्यक्ति को गेस्ट हाउस में अल्वारो के कपड़े अलमारी से निकालते हुए देखा गया। ये घटना कुछ शक पैदा कर रही थी, लेकिन उस वक्त तक अल्वारो अभी भी वही रह रहे थे। हालांकि वो कुछ दिनों बाद गायब हो गए। जब उनकी गैर मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो डोरोथिया ने कहा कि अल्वारो मैक्सिको में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। ये कहानी सेक्रामेंटो की सोशल वर्कर को अजीब लगी, जिन्होंने अल्वारो को ढूंढने के लिए कई कोशिशें की लेकिन नाकामयाब रही। बाद में डोनाल्ड एंथनी, जो डोरोथिया के सहयोगी थे और पहले एक अपराधी थे, उन्होंने स्वीकार किया कि डोरोथिया ने उन्हें सोशल सर्विसेज से संपर्क करने के लिए कहा और खुद को अल्वारो का संबंधी होने के लिए कहा था। हालांकि सोशल वर्कर और अधिक संदेहास्पद हो गई और उन्होंने
डोरोथिया को चेतावनी दी कि वो पुलिस को बुलाएगी। कुछ दिनों बाद सोशल वर्कर को एक लेटर मिला जो एक तौलिए से लिपटा हुआ था, जिसे अलवारो के साले के हस्ताक्षर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पर इस कोशिश से शक दूर होने के बजाय और बढ़ गया। सोशल वर्कर ने यह लेटर पुलिस को सौंपा, जिन्हें शक हुआ कि तौलिए का उपयोग उंगलियों के निशान छुपाने के लिए किया गया था। इससे ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और आखिरकार अलवारो का शव साइड यार्ड में हाल ही में लगाए गए एक पेड़ के नीचे दफन पाया गया। जैसे जैसे पिछवाड़े में और अधिक अवशेष मिलने लगे, ये विवरण धीरे धीरे सामने आए। डोरोथिया पुएंते ने अपने गेस्ट हाउस के पहले मंजिल को उन लोगों को किराए पर दिया था जिन्हें देखभाल की जरूरत थी, मुख्य रूप से शराब के आदी या बीमार लोग। जब पुलिस ने डोरोथिया के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें महंगे परफ्यूम और सिल्क के शिफॉन कपड़े मिले, ऐसी चीजें जो एक सामान्य पेंशन पर गुजारा करने वाली महिला के लिए काफी महंगे थे। डोरोथिया के फरार होने के दौरान गेस्ट हाउस में जांच तेज हो गई और कई महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। इनमें से एक जल्दबाजी में लिखी गई पर्ची थी जिसने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान खींचा। इस पर प्रत्येक पहचाने गए पीड़ित के नाम के शुरुआती अक्षर और वो रकम लिखी थी जो डोरोथिया ने उनसे हासिल की थी। बाद में पता चला कि मृत किराएदारों से डोरोथिया हर महीने कम से कम $5,000 कमा रही थी। बचे हुए किराएदारों ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि डोरोथिया गेस्ट हाउस में कड़े नियम लागू करती थी। किराएदार हर महीने $350 का भुगतान करते थे, जिसमें एक कमरा और दिन में 2 बार का खाना शामिल था। हालांकि अगर वो किसी दिन खाने का वक्त चुका देते तो उन्हें बाद में खाने की परमिशन नहीं थी और अक्सर उन्हें भूखा रहना पड़ता, क्योंकि डोरोथिया किचन का उपयोग तय समय तक ही करने देती थी। घर के लैंडलाइन फोन का उपयोग करना और डाक को छूना भी मना था। इसके अलावा घर के अंदर शराब पीने पर पूरी तरह से मना था। डोरोथिया की गतिविधियों का पता लगाते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि वो अक्सर शहर के सबसे सस्ते बार में लंबे सैर पर जाती थी। उसकी पसंदीदा जगह हैरिस लाउंज था, जहां उसे अक्सर अकेले बुजुर्ग ग्राहकों से बात करते हुए देखा जाता था। वो उनके ड्रिंक्स के पैसे चुकाती और उनके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सवाल करती थी। अगर उसे लगता कि वो व्यक्ति कोशिश के लायक है तो वो उन्हें अपने गेस्ट हाउस में रहने के लिए इनवाइट करती। ऐसा ही एक व्यक्ति 67 वर्षीय जॉन पेरी ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने गवाही दी कि बार में बातचीत के दौरान डोरोथिया ने उनके पैसे और नौकरी के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने कई बार फोन कर जॉन को गेस्ट हाउस में आने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दूसरी ओर गेस्ट हाउस के पुराने किराएदार 64 वर्षीय रिटायर्ड शेफ जॉन शार्प ने डोरोथिया को एक फरिश्ता बताया। उनके अनुसार डोरोथिया आवारा बिल्लियों को खाना खिलाती थी, अपने किराएदारों को कपड़े और सिगरेट दान करती थी और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। इन कामों के कारण डोरोथिया अपने पड़ोस में दयालुता के लिए जानी जाती थी और विशेष रूप से बुजुर्ग पुरुषों और स्थानीय नेताओं के बीच उसकी अच्छी छवि थी। दिलचस्प बात यह थी कि क्रिसमस के दौरान डोरोथिया अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ मीट शेयर करती थी। इस पर संदेह उठाया गया कि ये मीट शायद इंसानी हो सकता है, लेकिन इस बात की कभी पुष्टि नहीं की गई। डोरोथिया के एक और दोस्त 54 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर पेटी केसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो उनकी अच्छी दोस्त थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अक्सर उन्हें सीमेंट, पौधे और खाद खरीदने के लिए ले जाते थे या सैक्रामेंटो के बारों तक छोड़ते थे। पेटी के जरिए पुलिस को पता चला कि डोरोथिया ने अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला था। उन्होंने बताया कि उसके डॉक्यूमेंट्स में उसकी उम्र 60 साल थी, लेकिन असल में वो 71 साल की थी। इसके अलावा ये भी पता चला कि डोरोथिया अपने शिकारों से लूटे गए पैसों का इस्तेमाल प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए कर रही थी। पेटी के अनुसार डोरोथिया एक खुशमिजाज और बुद्धिमान महिला थी। हालांकि उन्हें यह भी याद है कि एक बार उन्होंने गेस्ट हाउस में एक तेज बदबू महसूस की थी। जब उन्होंने इसके बारे में डोरोथिया से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बदबू घर के नीचे सड़ रहे मरे हुए चूहों के कारण थी। जब तक डोरोथिया फरार थी और उसके ठिकाने का कोई सुराग नहीं था, पुलिस ने उसके जीवन की गहराई में जाकर जांच करने का फैसला किया। ये खोज और भी डरावने रहस्यों का पर्दाफाश करने वाली थी। जांच की शुरुआत से ही सैक्रामेंटो पुलिस ने डोरोथिया पुएंते की एक क्रिमिनल प्रोफाइल तैयार करना शुरू कर दिया। पुराने किराएदारों और उनके करीबी लोगों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस ने एक पैटर्न नोट किया। किसी किराएदार के गायब होने से पहले डोरोथिया हमेशा किसी से कहती कि वो व्यक्ति बीमार महसूस कर रहा है।
इसके बाद वो उन्हें भरोसा दिलाती कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और उन्हें गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल पर ले जाती, जहां वो खुद रहती थी। डोरोथिया के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रहता था। कुछ किराएदारों ने उनके अजीब बर्ताव पर गौर किया। जब एक मौके पर एक किराएदार ने गेस्ट हाउस के मैनेजमेंट के तरीके पर सुझाव दिया, तो डोरोथिया ने उसके सामान को एक बॉक्स में पैक किया और सड़क पर फेंक दिया। जाहिर है उसे गेस्ट हाउस से निकाल दिया। इस तरह के बर्ताव का सामना करते हुए एक दूसरा किराएदार बिना बताए अपने रिश्तेदारों के पास रहने चला गया, जाहिर तौर पर डोरोथिया के डर से। डोरोथिया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण खोज ये थी कि भले ही वो सैक्रामेंटो में एक दयालु बुजुर्ग महिला के रूप में दिखती थी, लेकिन उसका अतीत कई ज्यादा अंधकारमय था। हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इन बातों को लोगों से छुपा कर रखा, लेकिन खोजी पत्रकारों ने जल्द ही उनकी असल पहचान उजागर कर दी। जल्द ही उन्होंने उनकी कहानी को जोड़कर पेश किया और बिना किसी रोक टोक के ये दिखाया कि गेस्ट हाउस की मालिक, जो अपने बगीचे में शव छुपाने के लिए जानी जाती थी, वास्तव में कैसी थी। जांच के अनुसार डोरोथिया कैलिफोर्निया के रेडलैंड शहर में पली बड़ी थी। उनकी मां टूरी मै के लगभग 18 बच्चे थे। हालांकि वो अक्सर खुद को सबसे छोटी कहती थी। पत्रकारों ने पता लगाया कि डोरोथिया असल में छठी संतान थी। उनके पिता जैसे जेम्स ग्रे एक शराबी थे। नशे की हालत में वो अपने बच्चों के सामने सुसाइड की धमकी देते। जब डोरोथिया 8 साल की थी, उसके पिता की टीबी से मृत्यु हो गई और 1 साल बाद उनकी मां की एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में मौत हो गई। माता पिता को खोने के बाद डोरोथिया और उनके भाई बहनों को एक अनाथालय भेज दिया गया, जहां उन्होंने बाद में यौन शोषण का अनुभव होने की बात कही। पत्रकारों की जांच के अनुसार अपने बचपन के दौरान डोरोथिया कई गार्डियंस परिवारों में रही। जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार 13 साल की उम्र में डोरोथिया नापा कैलिफोर्निया में एक परिवार के साथ रहती थी। 16 साल की उम्र तक स्कूल रिकॉर्ड से पता चला कि वो लॉस एंजलिस में रह रही थी। इसके 1 साल से भी कम समय के बाद वो ओलंपिया वाशिंगटन चली गई। 1945 की गर्मियों में ओलंपिया में डोरोथिया को उनके करीबी परिचित शेरी के नाम से जानते थे। वो एक मिल्क शेक की दुकान में काम करती थी और अपनी एक दोस्त के साथ एक मॉडल के कमरे में रहती थी। इसी दौरान उन्होंने एज ए सेक्स वर्कर भी काम किया। उसी साल जब वो 16 साल की थी, डोरोथिया की मुलाकात 22 वर्षीय सोल्जर फ्रेड मैकफॉल से हुई, जो फिलीपींस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वापस लौटे थे। एक इंटरव्यू में फ्रेड ने कहा कि डोरोथिया को अपनी खूबसूरती का एहसास था और वो जानती थी कि जब चाहे तब पैसे कैसे कमाने हैं। कुछ महीनों बाद दोनों ने रेनो, नेवादा में शादी कर ली। शादी के समय डोरोथिया ने अपनी उम्र 30 साल बताई और अपना नाम शेरियल ए रिसाइल रखा। ये झूठ शादी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। यही वो समय था जब फ्रेड ने पहली बार डोरोथिया की झूठ बोलने की आदत को पहचाना। ये आदत और भी स्पष्ट हो गई जब उन्होंने सारा पैसा महंगे कपड़ों पर खर्च करना शुरू कर दिया और अपने अतीत के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाई, ताकि वो दूसरों को और भी दिलचस्प लगे। डोरोथिया के करीबियों ने बताया कि वो अक्सर ये दावा करती थी कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे कठिन समय में एक बाटान डेथ मार्च में हिस्सा लिया था। इस मार्च में अमेरिकी और फिलीपीन के कैदियों को टारलाक प्रांत में कैप ओडोनियल तक मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया था। अमानवीय परिस्थितियों, गर्मी और मलेरिया के कारण तैम तक पहुंचने से पहले ही 650 अमेरिकियों और 10,000 फिलीपीनी कैदियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा डोरोथिया ने यह भी बताया कि वो हिरोशिमा बमबारी से बच गई थी। वो एक स्वीडिश राजदूत की बहन थी और अभिनेत्री रीटा हेवर्थ की करीबी दोस्त थी। इन झूठों पर उनके सामाजिक दायरे में संदेह तो था, लेकिन किसी ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। 1946 से 1948 के बीच डोरोथिया और फ्रेड ने गार्डनरविले, नेवादा में एक साथ जीवन बिताया, जहां उन्हें 2 बेटियां हुई। दूसरी बेटी के जन्म के बाद डोरोथिया लॉस एंजलिस चली गई और फिर गर्भवती हो गई, जिसके बाद उन्होंने गर्भपात का विकल्प चुना। उनकी एक बेटी फ्रेड की मां के पास छोड़ दी गई, जबकि दूसरी को गोद लेने के लिए दे दिया गया। 1948 में डोरोथिया को चेक चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन चेक्स का उपयोग उसने एक टोपी, पर्स, स्टॉकिंग्स और जूते खरीदने के लिए किया था। गिरफ्तारी के बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया और 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। कैद के दौरान उनके पति फ्रेड ने उन्हें छोड़ दिया। डोरोथिया को बाद में 3 साल की पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन वो जल्द ही शहर से भाग गई।
1950 के दशक के मध्य तक उसने एक मर्चेंट सेलर एक्सेल जॉनसन से शादी की। उनकी शादी काफ़ी उथल पुथल भरी थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि डोरोथिया ने तेया सिंगाला मैयारदा के नाम से अपनी पहचान बनाई और खुद को इजराइल मूल की मुस्लिम महिला बताया। इस नई पहचान के तहत उन्होंने एक्सेल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए घर में दूसरे पुरुषों को बुलाया और खूब पैसे खर्च किए। 1960 में सैक्रामेंटो पुलिस ने डोरोथिया को एक लेखा व्यवसाय चलाने के लिए गिरफ्तार किया, जो असल में एक वेश्यालय था। पूछताछ के दौरान उसने दावा किया कि वो केवल वहां मेहमान के रूप में गई थी और उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि अदालत ने उन्हें दोषी पाया और उन्हें सैक्रामेंटो काउंटी जेल में 3 महीने की सजा सुनाई। रिहाई के बाद डोरोथिया एक शराबी पार्टी में शामिल हुई, जहां उसने नशे में खुद को चोट पहुंचाई और यहां तक कि अपनी जान लेने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप एक्सेल ने उसे डेविड स्टेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें ऐसा व्यक्ति बताया गया जो बार बार झूठ बोलता है और जिसका स्वभाव अस्थिर है। उनकी शादी अगले 5 साल तक चली, लेकिन 1966 में उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद डोरोथिया ने शेरॉन जॉनसन के नाम से एक नई पहचान बनाई, एक्सेल का सरनेम यूज करते हुए अपने आपराधिक अतीत को छुपाया। इस नई पहचान के साथ उसने अलग अलग सोशल ग्रुप्स में खुद को एक धर्मनिष्ठ ईसाई के रूप में दिखाया। उसने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से गरीब और उत्पीड़ित महिलाओं को सपोर्ट करना शुरू किया। 1968 में अपने काम से प्रेरित होकर डोरोथिया ने शराबियों के लिए द समैरिटन्स नामक एक रिहैब सेंटर खोला। उसी साल 39 साल की उम्र में उन्होंने 21 वर्षीय रॉबर्ट जोश पुएंते से शादी की। हालांकि ये शादी जल्दी समाप्त हो गई और उसके रिहैब सेंटर पर $10,000 का कर्जा चढ़ गया। उस उथल पुथल भरे समय के दौरान डोरोथिया ने रॉबर्ट से कानूनी रूप से तलाक लेने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट मैक्सिको भाग गया, जिससे ये प्रक्रिया 1973 तक टल गई। हालांकि उनका रिश्ता हिंसक हो चुका था और 2 साल बाद डोरोथिया ने रॉबर्ट के खिलाफ एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया। इसके बाद उसने रॉबर्ट को कभी नहीं देखा, लेकिन किसी कारणवश वो उसका नाम पुएंते इस्तेमाल करती रही और इसी नाम से जानी जाने लगी। इसी दौरान डोरोथिया पहले से ही सैक्रामेंटो के गेस्ट हाउस का मैनेजमेंट संभाल चुकी थी। 1976 में उन्होंने 55 वर्षीय किराएदार पेड्रो एंजल मोंटालेवा से शादी की। हालांकि ये शादी जल्द ही खत्म हो गई जब पेड्रो ने डोरोथिया के परेशान करने वाले बर्ताव को पहचाना। एक इंटरव्यू में पेड्रो ने खुलासा किया कि डोरोथिया हर दिन नए कपड़ों की मांग करती और इस भ्रम में रहती कि वो बहुत अमीर है। 1978 में डोरोथिया को अपने किराएदारों के चुराए गए 34 चेकों के फ्रॉड के लिए दोषी ठहराया गया। उसे 5 साल की प्रोबेशन की सजा दी गई और एक साइकेट्रिस्ट के साथ थेरेपी सेशन में भाग लेने का आदेश दिया गया। साइकेट्रिस्ट ने उसे सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त एक बहुत ही परेशान महिला के रूप में ट्रीट किया। इन्वेस्टिगेटर्स और रिपोर्टर्स के द्वारा किए गए खुलासे ने यह स्पष्ट कर दिया कि डोरोथिया हमेशा से एक ऐसी महिला थी जिनका अतीत काफ़ी परेशानियों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना 1982 में हुई, जब उनके आसपास अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उस साल डोरोथिया की 61 वर्षीय किराएदार रूथ मुनरो की गेस्ट हाउस में टाइलेनॉल और कोडीन की ओवरडोज के कारण मौत हो गई। रूथ एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उनकी मृत्यु ने शक पैदा किया। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी पता चला कि डोरोथिया और रूथ ने मिलकर एक छोटा कैफे बिजनेस शुरू करने के लिए पार्टनरशिप की थी। उस वक्त रूथ की मौत के लिए डोरोथिया को संदिग्ध नहीं माना गया। हालांकि 1 महीने बाद डोरोथिया को 4 बुजुर्ग व्यक्तियों को नशीली दवाइयां देकर उनके कीमती सामान चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक पीड़ित ने बाद में बताया कि नशे की हालत में होने के बावजूद उन्होंने डोरोथिया को उनके घर को लूटते हुए देखा। अदालत ने डोरोथिया को फ्रोंटेरा कैलिफोर्निया वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल की सजा सुनाई। बाद में 3 साल बाद 1985 में उसे रिहा कर दिया गया, इस शर्त पर कि वो बुजुर्ग व्यक्तियों और किसी भी तरह चेक्स के घोटालों से दूर रहेगी। फिर भी रिहाई के तुरंत बाद वो 77 वर्षीय एवर्सन गिलमाउथ के साथ जुड़ गई, जो ओरेगन से थे। दोनों डोरोथिया के गेस्ट हाउस में एक साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद एवर्सन रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। एवर्सन गिलमाउथ के परिवार ने उनकी गैर मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डोरोथिया अगले कुछ सालों तक उनके नाम से लेटर्स भेजती रही।
ये दिखाने का नाटक करते हुए कि वो अभी भी जिंदा है। एवर्सन के गायब होने की सच्चाई तब सामने आई जब गेस्ट हाउस के पीछे दफन शवों को ढूंढा गया। इस खोज से पहले सैक्रामेंटो की सोशल सर्विस डिपार्टमेंट डोरोथिया के अतीत से अनजान बुजुर्ग व्यक्ति को उनकी देखभाल के लिए नियमित रूप से बेचती रही। उन्होंने ना तो डोरोथिया के बैकग्राउंड की जांच की और ना ही उसकी चोरी और बुजुर्गों को नशीली चीजें देने के बैकग्राउंड पर शक किया। इसके बजाय उन्होंने केवल वो इमेज देखी जो डोरोथिया ने बनाई थी, एक बुजुर्ग महिला जो एक आदर्श केयरटेकर लगती थी। डोरोथिया ने अपनी जिंदगी को एक अलग मकसद दिया। उसने अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की बैठकों का आयोजन शुरू किया। यह बैठकें उन लोगों के लिए थी जो शराब की लत से छुटकारा पाना चाहते थे। पहली नजर में डोरोथिया एक साधारण बुजुर्ग महिला लगती थी, महंगे कपड़े पहने, बड़े चश्मे और सफेद बालों के साथ। उन्होंने जल्द ही वही के एक हिस्पैनिक कम्युनिटी में एक अच्छे मेंबर के रूप में अपनी पहचान बनाई, डोनेशंस, स्कॉलरशिप और रेडियो प्रोग्राम्स को फंडिंग देकर। एक इंटरव्यू में एक सोशल वर्कर रह चुके व्यक्ति ने खुलासा किया कि 19 बुजुर्ग व्यक्तियों को डोरोथिया की देखभाल में भेजा गया था, क्योंकि उनका गेस्ट हाउस सैक्रामेंटो में मौजूद सबसे अच्छा माना जाता था। बाकी कुछ लोगों का कहना था कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डोरोथिया सबसे कठिन ग्राहकों को एक्सेप्ट करती थी, जैसे नशेड़ी, शराबी और वो बुजुर्ग जो मुख्य रूप से आक्रामक थे। सोशल वर्कर पेगी निकर्सन ने बताया कि उन्होंने गेस्ट हाउस में बुजुर्गों को भेजना तब बंद कर दिया जब उन्होंने डोरोथिया को एक गेस्ट के साथ गाली गलौज करते हुए देखा। दुखद रूप से बाद में पेगी को पता चला कि कम से कम 4 बुजुर्ग जिन्हें उनके गेस्ट हाउस में भेजा गया था वो पिछवाड़े में दफन शवों में शामिल थे। इन खुलासों के मद्देनजर लोग ये जानकर गुस्सा हो गए कि कमजोर व्यक्तियों को गेस्ट हाउस में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इसके बाद सैक्रामेंटो काउंटी में एक न्यूज एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें सैक्रामेंटो पुलिस डिपार्टमेंट और 10 अन्य गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसियों की गेस्ट हाउस के साथ जुड़ी नाकामयाबी को दोष दिया गया। डोरोथिया की असली चालाकी तब सामने आई जब पता चला कि उसकी पैरोल के दौरान पैरोल ऑफिसर 2 साल में 15 बार उससे मिलने आए, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि वो बुजुर्गों का गेस्ट हाउस चला रही थी। डोरोथिया खुलेआम नियमों को तोड़ रही थी और ये बात आसपास के लोग भी जानते थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये सारा मामला तब सामने आया जब वहां से लाशें मिलने लगी। इससे पता चला कि एजेंसियों ने कितनी बड़ी गलती की थी। इसने आम जनता और पुलिस के बीच काफी गुस्सा और नाराजगी पैदा कर दी, और जब डोरोथिया वहां से भाग गई तो मामला और भी खौफनाक हो गया। अब जब सबको पता चल गया कि डोरोथिया पुएंते असल में कौन थी, पुलिस ने उन्हें ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पुलिस जानती थी कि डोरोथिया काफी चालाक है और किसी भी मौके का फायदा उठाकर फिर से भागने की कोशिश करेगी। डोरोथिया पुएंते के भागने के कुछ दिनों बाद जब लोग उनकी असली सच्चाई समझने लगे, तभी उनके ठिकाने का पता चला। इसका श्रेय 59 साल के रिटायर चार्ल्स विल्गेस को जाता है। चार्ल्स लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में एक बार मोंटे कार्लो में बियर पी रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास एक बुजुर्ग महिला बैठी है जो लाल रंग का चमकीला कोट पहने हुई थी। वो बहुत ही सजी धजी लग रही थी। महिला ने बिना कुछ कहे वोडका और संतरे का जूस मंगवाया और खुद का नाम डोना जॉनसन बताया। उन्होंने कहा कि वो सैक्रामेंटो से है और हाल ही में उनके पति का निधन हो गया है। अब वो लॉस एंजलिस में नई जिंदगी शुरू करने आई है। चार्ल्स को लगा कि ये एक सामान्य विधवा है जो पति की संपत्ति लेकर यहाँ पर आई है और अब अपने बाकी दिनों के लिए किसी साथी की तलाश में है। उनकी बातचीत आगे बढ़ी और डोना ने अपनी परेशानियां बतानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जिस टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें रॉयल वाइकिंग मोटल छोड़ा वो उनका सारा सामान लेकर भाग गया। उन्होंने अपने जूतों की टूटी हुई हील भी दिखाई। चार्ल्स को उनकी हालत पर दया आ गई। उन्होंने उनके जूते सड़क के पार मोची के पास ले जाकर ठीक करवा दिए। जब वो वापस आए तो डोना ने उनसे एक अजीब सवाल किया, उनकी सोशल सिक्योरिटी से हर महीने कितनी रकम मिलती है। चार्ल्स ने कहा कि उन्हें करीब $500-600 मिलते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनकर अजीब लगा जब डोना ने कहा कि उन्हें साथ रहना चाहिए। उसने ये भी कहा कि वो बहुत अच्छी कुक है और दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। चार्ल्स को ये बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी बियर खत्म की और जवाब दिया कि उनके पास पहले से ही सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। इसके बाद दोनों एक होटल में गए और कुछ और घंटों तक साथ रहे, फिर अलग हो गए
अगले दिन मिलने का वादा करके। रात को जब चार्ल्स अपने घर लौटे और टीवी ऑन किया तो उन्होंने सैक्रामेंटो के उस गेस्ट हाउस के बारे में खबरें देखी जहां डोरोथिया पुएंते के घर के पीछे से कई लाशें मिली थी। यह देखकर चार्ल्स का दिल दहल गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बुजुर्ग महिला के साथ उन्होंने पूरा दिन बिताया वो और कोई नहीं बल्कि डोरोथिया पुएंते थी, एक भगोड़ी और सस्पेक्टेड मर्डरर। चार्ल्स ने एक लोकल टीवी चैनल को फोन किया जिसने उनकी कहानी सुनते ही तुरंत पुलिस को संपर्क किया। अपने पहले इंटरव्यू में चार्ल्स ने कहा कि अच्छा हुआ वो डोरोथिया के साथ और अधिक गहराई से नहीं जुड़े, नहीं तो शायद उनका हल भी बाकियों जैसे होता। इस बीच लॉस एंजलिस पुलिस ने रॉयल वाइकिंग मोटल को घेर लिया और डोरोथिया को गिरफ्तार कर लिया। सैक्रामेंटो लौटने की फ्लाइट के दौरान पुलिस के साथ डोरोथिया ने दावा किया कि उन्होंने किसी की हत्या नहीं की है। हालांकि जब पुलिस ने उन चेक्स के बारे में सवाल किया जो मृत व्यक्तियों के नाम पर तैयार किए गए थे तो उसने सिर्फ इतना कहा कि इन घटनाओं के बहुत पहले वो एक अच्छे इंसान थी। नवंबर 1988 में सैक्रामेंटो के पुलिस ने डोरोथिया से डिटेल पूछताछ की, ये उम्मीद करते हुए कि वो अपराध स्वीकार करेगी। हालांकि उन्होंने काफ़ी जानकारी जुटाई लेकिन डोरोथिया ने अपने अपराधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगले महीने पुलिस ने 2 साल पहले सैक्रामेंटो के रिवर में एक मछुआरे द्वारा पाए गए लाश की पहचान की। लाश प्लाईवुड के एक ताबूत में थी और इसकी पहचान 77 वर्षीय एवर्सन गिलमाउथ के रूप में हुई। लाश को कई प्लास्टिक बैग में लपेटा गया था और एक चादर से ढक दिया गया था जिसे डक्ट टेप से बांधा गया था। ताबूत के अंदर कीटनाशक गोलियां और नीले रंग का टॉयलेट डिओडराइजर भी था। जांच में पता चला कि गायब होने से पहले एवर्सन डोरोथिया पुएंते के गेस्ट हाउस में रह रहे थे, जिससे डोरोथिया इस मामले में मुख्य संदिग्ध बन गई। पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ कि डोरोथिया ने एक कारपेंटर इस्माइल केरास्को फ्लोरेज को ताबूत बनाने के लिए काम पर रखा था। ताबूत बनाने के बाद डोरोथिया ने इस्माइल को $800 का भुगतान किया और पीड़ित की गाड़ी भी दे दी। इस्माइल, जो न तो ताबूत की असलियत जानता था और न ही गाड़ी के मालिक के बारे में, उसने बाद में गवाही दी कि डोरोथिया ने उसे उस बॉक्स को निपटाने के लिए फिर से काम पर रखा। इस्माइल ने इस काम को स्वीकार कर लिया और करीब 1 घंटे दूर एक सुनसान इलाके में बॉक्स को सैक्रामेंटो रिवर में फेंक दिया। कोर्ट ने इस्माइल को सहयोगी के तौर पर आरोपित न करने का फैसला किया, लेकिन इसके बदले में उसे डोरोथिया के खिलाफ गवाही देने की शर्त रखी। आखिरकार 31 मार्च 1989 को डोरोथिया पुएंते पहली बार सैक्रामेंटो म्युनिसिपल कोर्ट में पेश हुई। उसने नीले रंग की पोशाक और मोतियों की माला पहनी हुई थी। शांत आवाज में उसने 9 हत्याओं के आरोपों पर खुद को निर्दोष घोषित किया। इस दलील ने यह सुनिश्चित कर दिया कि मुकदमा लंबे समय तक चलेगा और अभियोजन पक्ष ने सबसे कठोर सजा की मांग की। हालांकि सभी सबूतों को इकट्ठा करने और प्रस्तुत करने में 4 साल लग गए। ऑफिशियली मुकदमे की तारीख फरवरी 1993 में तय की गई, लेकिन सैक्रामेंटो में इस मामले की जबरदस्त लोकप्रियता के कारण न्यायाधीश ने कार्यवाही को कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला किया। मुकदमे के दौरान अभियोजक जॉन ओमारा ने डोरोथिया को एक लालची और चालाक सीरियल हत्यारी के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने अपने किराएदारों की हत्या की उनके सरकारी पेंशन चुराने के लिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार डोरोथिया ने सोची समझी योजना के तहत उन व्यक्तियों को निशाना बनाया जिनके पास ना तो रिश्तेदार थे, ना ही दोस्त और ना ही कोई परिवार जो उनकी गुमशुदगी पर सवाल उठाए। दूसरी ओर डिफेंस के वकील पीटर व्लॉटिन और केविन क्लाइमो ने तर्क दिया कि किराएदारों की मौत नेचुरल थी। उनका दावा था कि डोरोथिया ने पैरामेडिक्स को न बुलाने का निर्णय हत्या छिपाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि वो अपने गेस्ट हाउस की देखरेख पर कोई लापरवाही का आरोप नहीं चाहती थी, जो कि उसकी पैरोल की सजा का उल्लंघन कर रहा था। डिफेंस ने अपने शुरुआती बयान में डोरोथिया को एक दयालु आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया, जो समाज के उन लोगों की देखभाल करती थी जिन्हें कहीं और जगह नहीं मिलती। उन्होंने अपराधों की गंभीरता को कम करने की कोशिश की और कहा कि किराएदारों से चोरी किया गया पैसा उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भले ही डोरोथिया ने पैसे चुराए, लेकिन वो हत्यारी नहीं थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इस कथन को खारिज करने के लिए गवाह पेश किए, जिनमें से एक इस्माइल फ्लोरेज थे। उन्होंने गवाही दी
कि डोरोथिया ने उन्हें एवर्सन गिलमाउथ के लिए ताबूत बनाने के लिए काम पर रखा था। अभियोजन पक्ष ने कुल लगभग 153 गवाहों, 3000 से अधिक सबूतों और विक्टोरियन गेस्ट हाउस के एक मॉडल को पेश किया ताकि जूरी को घटनास्थल की स्पष्ट तस्वीर दी जा सके। इसके अलावा उन्होंने पीड़ितों की तस्वीरें प्रस्तुत की, पहले उनकी जीवित, मुस्कुराते हुए और फिर उनके सड़े गले शवों की तस्वीरें जो डोरोथिया के घर के गार्डन में दफन पाए गए थे। जूरी ने सभी सबूतों को देखा, जबकि डोरोथिया बिना किसी भाव के पूरी तरह से अनइंटरेस्टेड बनी रही। वो खुद को एक निर्दोष दादी के रूप में दिखाने की कोशिश करती रही, हमेशा फूलों वाले कपड़े पहने और बुजुर्ग महिलाओं के हेयर स्टाइल के साथ। हालांकि अभियोजन पक्ष को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वो निश्चित रूप से ये साबित नहीं कर सके कि प्रत्येक पीड़ित की मृत्यु कैसे हुई। भले ही उनके शरीर में मेडिसिन की ओवरडोज पाई गई थी, उनका एकमात्र ऑप्शन एक एक्सपर्ट गवाह को बुलाना था जिसने गवाही दी। हालांकि पीड़ितों के शरीर में पाई गई दवाएं अपने आप घातक नहीं थी, लेकिन शराब या अन्य दवाओं के साथ मिलाए जाने पर वो विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए घातक हो सकती थी। एक गवाह डोरोथी मिलर के डॉक्टर ने बताया कि डोरोथिया ने पीड़ित की आईडी का उपयोग करके एक फॉर्म भरने की कोशिश की, लेकिन फार्मेसी ने उसे मना कर दिया। इस बात की पुष्टि अन्य गवाहों ने भी की, जिन्होंने डोरोथिया की आदत का वर्णन करते हुए कहा कि वो अपने किराएदारों को दवा लेने के लिए मजबूर करती थी। कैरोल डर्निंग ने इन दावों को मजबूती दी, ये बताते हुए कि पीड़ित जेम्स गैलेप ने उन्हें बताया था कि डोरोथिया उन्हें ऐसी दवाएं दे रही थी जिससे वो लंबे समय तक सोते रहते थे। सैक्रामेंटो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर के एक कर्मचारी ने यह गवाही दी कि पीड़ित अल्वारो मोंटायो ने रिपोर्ट किया था कि डोरोथिया उन्हें एक कड़वी दवा दे रही थी। इसी कर्मचारी ने यह भी बताया कि जब उन्होंने डोरोथिया से इस बारे में सवाल किया तो वो गुस्से में आ गई और धमकी दी कि अगर वो बीच बचाव करते रहे तो वो अल्वारो को कहीं और ले जाएगी। अभियोजन पक्ष ने एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जिसने पुष्टि की कि डोरोथिया ने 7 मृत किराएदारों के नाम पर 60 चेक्स का घोटाला किया था। ये चेक सीधे उनके गेस्ट हाउस भेजे गए थे, जिससे उन्हें लगभग $5000 की कमाई हुई। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इस सबूत का उपयोग केवल रेफरेंस के रूप में किया और घोटाले का आरोप नहीं लगाया, ताकि मामला जूरी के लिए और अधिक कठिन ना हो। इसके जवाब में डिफेंस के वकील केविन क्लाइमो ने स्वीकार किया कि डोरोथिया एक चोर थी और चोरी के लिए मजबूर थी, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि यह उन्हें एक निर्दयी सीरियल किलर नहीं बना था। अभियोजन पक्ष के गवाह होमर मायर्स, जिन्होंने एक बार में डोरोथिया पुएंते से मिलने के बाद उनके गेस्ट हाउस में 2 साल बिताए, उन्होंने खुलासा किया कि वो अनजाने में उनके किराएदारों के लिए कब्रें खोद चुके थे। डोरोथिया ने उन्हें एक 4 फीट गहरा गड्ढा खोदने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि वो एक पेड़ लगाना चाहती थी। बाद में होमर को शक हुआ कि ये कब्र शायद उनके लिए भी हो सकती थी। हालांकि जब उन्होंने अपने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया तो उन्हें गेस्ट हाउस से निकाल दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जूरी को डोरोथिया के निवास स्थान का दौरा करने के लिए इनवाइट किया, विशेष रूप से वो जगह जहां पीड़ितों के शव पाए गए थे। उन्हें उन बारों में भी ले जाया गया जहां डोरोथिया अपने पीड़ितों को फंसाती थी, और गेस्ट हाउस के छोटे कमरों से होकर ले जाया गया जहां कई किराएदारों को नीम की गोलियों के कॉकटेल दिए जाते थे, जिससे वो धीरे धीरे बेहोशी से मौत तक चले जाते थे। एक जूरी सदस्य जो मार्टिन, जिन्होंने कहा कि बगीचे से गुजरते समय उन्हें एक गहरी बेचैनी महसूस हुई, जैसे वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। 1 साल तक विचार विमर्श करने के बाद जूरी ने डोरोथिया पुएंते को डोरोथी मिलर, बेंजामिन फिंक और लियोना कारपेंटर की हत्याओं का दोषी पाया। हालांकि बाकी 6 हत्याएं, जिनमें एवर्सन गिलमाउथ का भी मामला शामिल था, पर वो सर्वसम्मति तक नहीं पहुंच सके। इसके परिणाम स्वरूप सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश माइकल विर्गो ने उन आरोपों पर मुकदमे को गलत घोषित कर दिया। इन मामलों पर जूरी के असहमति ने बहस छेड़ दी, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि डोरोथिया को और हत्याओं के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे। फिर भी इससे उसकी अंतिम सजा पर कोई असर नहीं पड़ा। 10 दिसंबर 1993 को
64 वर्ष की उम्र में डोरोथिया पुएंते को बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे अमेरिका की सबसे बड़ी महिला जेल सेंट्रल कैलिफोर्निया वुमेन्स फैसिलिटी में चाउचिला भेजा गया। जेल में अपने सजा के दौरान डोरोथिया ने लगातार अपनी निर्दोषता का दावा किया। उनका कहना था कि घर के पिछवाड़े में दफन सभी लोगों की मौत नेचुरल कारणों से हुई थी, जिनमें उनका कोई हाथ नहीं था। 27 मार्च 2011 को 82 वर्ष की उम्र में डोरोथिया की मृत्यु वृद्धावस्था से संबंधित नेचुरल कारणों से हुई। आज डोरोथिया पुएंते को इतिहास की सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। हालांकि उन्हें सभी मामलों में दोषी नहीं ठहराया गया, सैक्रामेंटो पुलिस अभी भी उन्हें हर मामले में मुख्य संदिग्ध मानती है। यह अंदाजा लगाया जाता है कि उनके पीड़ितों की संख्या 9 से 15 के बीच हो सकती है। सभी ऐसे कमजोर लोग जिन्होंने एक बार मौत की प्यारी दादी पर भरोसा किया था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।